मेरा नाम रानी है और ये मेरी दूसरी शादी है। मेरे पहले पति ने मुझे तलाक दे दिया था, तब मेरी उम्र बहुत कम थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। तब मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी 30 साल के आदमी से करा दी थी, क्योंकि मेरे लिए दूसरा वर मिलना मुश्किल था। मेरे पति मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं। जब वो घर आते तो तबीयत का बोल के जल्दी सो जाते हैं। उनके होने के बावजूद मुझे वह सुख नहीं मिल रहा था जिसकी मैं हकदार थी। मैं रात भर उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन मेरे पति मुझे वह खुशी नहीं दे पा रहे थे। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन मुझे पति का प्यार नहीं मिल रहा था। हर औरत की तरह मुझे भी अपने पति से प्यार की जरूरत थी। मैं दिन भर घर में आराम करती थी, क्योंकि घर का काम करने के लिए मेरे पति ने एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन जब हमारे नौकर बीमार पड़ गया तो उसने अपने युवा बेटे को कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया। अगले ही दिन उसका बेटा घर आया और जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखती रह गई। वह इतना खूबसूरत था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक नौकर का बेटा है। उसका गोरा रंग और नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई फिल्मी हीरो हो। मैंने उसे देखकर सोचा कि वह किसी राजा का बेटा होगा। मैं रवि का बेटा अजय हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम करने भेजा है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहकर आपके लिए काम करूँगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैसे मेरे पिताजी पूरी ईमानदारी से यहाँ काम करते थे, वैसे ही मैं भी अपना काम पूरी तरह ईमानदारी से करूँगा। फिर मैं अजय को अंदर आने के लिए बोली और खुद जाकर सोफे पर बैठ गई। जब वह अंदर आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? क्या तुमने पहले भी कहीं काम किया है और तुम्हें काम करने का तरीका पता है? तब वह युवक मुझसे बोला, मालकिन, मैंने अभी अभी तो आपको अपना नाम बताया कि मेरा नाम अजय है, और रही बात काम की तो मालकिन, मैं घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं अजय की तरफ रोमांटिक नजरों से देखी और हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम घर का काम करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि घर के काम से ज्यादा जरूरी होता है अपने मालिक या मालकिन को खुश करना? क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर सकते हो? जो कुछ भी मैं कहूंगी क्या तुम उसे मानोगे? क्या तुम अपनी मालकिन की प्राइवेट इच्छाएं पूरी करोगे? अजय ने मुझे चौंकाते हुए कहा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और आपको अपने काम से खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मैंने अजय को उसका काम समझाया और काम समझने के बाद अजय ने काम शुरू किया। वह मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी नजरें हमेशा उसी पर लगी रहती थी। मैं अक्सर सोफे पर बैठकर उसे देखती रहती थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। जब भी अजय थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता तो मुझे उसकी कमी महसूस होती थी। मुझे वह बहुत पसंद आने लगा था और अब मुझे उसके पास जाने की इच्छा होने लगी थी। मैं चाहती थी कि अजय मेरी जरूरतों को भी पूरा करे। जब से मैंने उसे देखा था तभी से मेरे दिन की शांति और रात की नींद उड़ गई थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, लेकिन वह बहुत परेशान थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले जब भी मैं किसी काम के लिए बाहर जाता था तो रवि तुम्हारे पास होते थे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। रवि का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, रवि नहीं है तो अजय तो है ना, आप बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाएं और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ आराम से रहूंगी। अजय भी हमारा नौकर है ना, और वह भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। वह भी मेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। आपको किस बात की चिंता है? और मैं अपनी देखभाल खुद भी कर लूंगी। फिर मेरे पति ने अजय को उसका काम समझाया और मुझे छोड़कर कहीं भी न जाने की हिदायत दी, और फिर वह अपने काम के लिए दूसरे शहर चले गए। अब पति के जाने के बाद मैं आराम से कमरे में बैठकर मोबाइल पर टीवी वीडियो देख रही थी, लेकिन
आज मुझे मोबाइल पर वैसी वीडियो देखने का मन नहीं था, क्योंकि मैं रोज वैसी वीडियो देखती थी और आज मुझे वह सब असल में करना था। मेरी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन मैं अब तक वह सब नहीं की थी। अब जब से मैंने अजय को देखा था, तब से मेरी इच्छाएं बढ़ गई थी। मैं बार बार अजय की ओर आकर्षित हो रही थी। मैं कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन मुझे उस चीज की तड़प हो रही थी जिसकी मुझे बहुत ज्यादा चाहत थी, और अब वो मौका भी मेरे सामने था। लेकिन मैं और कितनी देर तक रुक सकती थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अजय को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करूं, क्योंकि वह केवल अपने काम में बिजी था। अब मुझे उसके साथ कुछ करना था, इसलिए मैं उसके सामने बहुत तंग कपड़े पहनने लगी थी, लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और फिर एक दिन मैंने अजय को अपने रूम में बुलाया और अपने दिल की सारी बातें बताने का फैसला किया। जब मैं उसे सब कुछ बता रही थी तो उसने मेरी बातें चुपचाप सुनी और फिर रूम से चला गया। मैं बस उसे देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अजय को कैसे मनाऊं। मैं उस पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। मेरी चाहत थी कि वह अपने दिल से मुझसे प्यार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब मेरा दिल और दिमाग सिर्फ अजय के ख्यालों में डूबा रहता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी। मैंने कई बार उससे अपनी भावनाएं बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने करीब कैसे लाऊं। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने गिरने का नाटक किया ताकि अजय मेरे पास आए। अजय ने आकर मुझे उठाया, और जब वो मुझे उठाया तो मेरा शरीर उसने किया तो मानो स्वर्ग का सुख मिला हो। अब मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली थी और मैं बहुत खुश थी। अजय मुझे गोद में लेकर एक एक करके सीढ़ियां चढ़ रहा था। मैं अपना सर उसके कंधे पर रखकर बस उसे देख रही थी, लेकिन उसकी ओर देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद अब उसे भी मैं पसंद आने लगी हूँ। अजय मुझे जल्दी से कमरे में लेकर आया और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया, लेकिन मुझे उसके दूर जाने के डर से मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से उसका शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और बोली, अजय, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम से दूर होने पर मुझे कितनी तकलीफ होती है। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? लेकिन इस बार भी उसने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस इतना बोला, मालकिन आप आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। करीब 1 घंटे बाद अजय घर वापस आया और उसके साथ एक लेडीज डॉक्टर भी थी। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और बोली, आपको सिर्फ थोड़ा चोट लगी है, बाकी सब ठीक है। मैं आपको 3 दिन की दवा लिख देती हूँ, आप इसे लेकर आराम करिए। कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी और चली गई। उसके बाद मैं अजय से पूछी, ये डॉक्टर लड़की कौन है? तब अजय ने कहा, मालकिन, ये मेरी पत्नी है और ये आपकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगी। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, आप बस आराम करिए। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, मालकिन की अच्छी तरह से देखभाल करना, उन्हें चलने में तकलीफ है, उन्हें बाथरूम में ले जाने में मदद करना और उनका हर काम करना। मैं आश्चर्य से अजय को देख रही थी। फिर अजय मुझसे कहने लगा, मालकिन, इस घर में ना तो मालिक हैं और ना ही कोई महिला, आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को यहाँ बुलाया ताकि वह आपकी देखभाल कर सके। इसके बाद अजय ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे लिए गर्म पानी तैयार करो। अजय की पत्नी जब चली गई तो अजय ने मुझसे कहा,
मालकिन हम गरीब लोग हैं, लेकिन हम अपनी सीमाओं में कैसे रहना है ये अच्छे से पता है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दे सकता। आप बड़े लोग हैं और आपको दूसरों को धोखा देने की आदत होती है। ये कहकर अजय यहाँ से चला गया। उसके बाद अजय की पत्नी मेरी देखभाल करने लगी। अजय घर का काम करता और उसकी पत्नी मेरी देखभाल करती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। चाची मुझे घूर घूर कर देखा करती थी। एक दिन शाम को मैं उनके घर गया तो चाची घर पर अकेली थी। मुझे मौका मिल गया। चाची मुझे अपने कमरे में ले गई। हम 1 घंटे तक लगातार। मेरा नाम संतोष है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी में एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के 2nd ईयर में था। मेरे पड़ोस में चाची रहती थी। चाची विधवा थी। उनके पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी एक बेटी नेहा और एक बेटा था। उनका बेटा दिल्ली में काम करता था। चाची और उनकी बेटी अकेले ही रहते थे। वह मुझे अक्सर शाम को घर पर नेहा को पढ़ाने के लिए बुला लेती थी। नेहा 10वीं क्लास में थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नज़र हमेशा नेहा पर टिकी रहती थी। उसकी खिलखिलाती हंसी, उसकी खूबसूरती मुझे भा गई थी। मैं उसकी पहली पसंद बनना चाहता था। एक दिन ऐसे ही मैं उसको पढ़ाने के लिए गया हुआ था। गलती से मेरा मोबाइल उन्हीं के घर पर छूट गया। मैं अपने घर आ गया था। कुछ देर बाद मेरी माँ के फोन पर चाची का फोन आया। चाची मेरी माँ से कहने लगी कि संतोष अपना फोन यहीं पर भूल गया है। मेरी माँ से चाची की बात होती रहती थी। चाची ने माँ से कहा, संतोष को घर भेज दीजिए, वह आकर अपना फोन ले जाएगा। माँ मुझे मेरी लापरवाही के लिए डांटने लगी। फिर मुझे नेहा के घर से फोन लाने के लिए कहा। जब मैं उनके घर पर अपना फोन वापस लेने के लिए पहुंचा तो नेहा की माँ अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ में फोन देते हुए बोली, संतोष तुमने अपने फोन में मूवी तो बहुत अच्छी रखी है। मेरे फोन में बहुत सारी फिल्में थी, लेकिन चाची कौन सी फिल्म की बात कर रही थी ये मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं अनजान बनकर उनसे पूछा, चाची आप कौन सी मूवी की बात कर रही हो? मेरे फोन में तो बहुत सारी मूवी है। वह मुस्कुराकर बोली, वो वाली। चाची मैं समझा नहीं। ज्यादा भोला मत बन, तेरी माँ को बताऊंगी तो सब याद आ जाएगा तुझे। मैंने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं चाची आप गलत समझ रही हैं। मैं अपने फोन में कोई भी गलत फिल्म नहीं रखता। आप माँ से कुछ मत कहना, मैं ये सब डिलीट कर दूंगा। चाची बोली, डरो नहीं, कुछ नहीं कहूंगी तेरी मम्मी को। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं चाची अभी तक तो कोई नहीं। आप मोबाइल दे दो। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में देते हुए बोली, फोन में लॉक लगा कर रखो। मैंने कहा ठीक है चाची। फिर मैं अपना मोबाइल लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने लगा तो नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में मैं चाची की बातें ही घूम रही थी। उस दिन के बाद से चाची ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। कभी छत पर तो कभी गली में, कभी अपने घर बहाने से बुलाती, कभी मुझे छूने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर नेहा को पढ़ाने आया तो मैंने देखा कि चाची अकेली थी। मैंने पूछा, चाची नेहा कहाँ है? चाची बोली, वो अपने मामा के यहाँ चली गई। मैं हैरानी से पूछा, कब? चाची बोली, आज सुबह ही तो निकली है। रात में उसके मामा आ गए थे, उसका भी मन कर गया और सुबह में उनके साथ ही निकल गई। मैंने कहा ठीक है चाची, जब वह है ही नहीं तो फिर मैं जाऊं? वह बोली, आ ही गए हो तो बैठ जाओ, चाय बनाऊंगी, तुम भी पी लेना 1 कप मेरे साथ। मैं बोला ओके। वह चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। चाची घर में अकेली थी तो मैंने सोच लिया कि यहाँ ज्यादा रुकने में कोई फायदा नहीं है। फिर चाची चाय बनाकर लाई। जब वह मुझे कप पकड़ाने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ भी पकड़ लिया। वह बोली, बहुत मुलायम हाथ है तुम्हारा, तुम तो मर्द हो, मर्दों का हाथ तो एकदम कड़क होता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं थोड़ा घबराने लगा और मुस्कुराकर मेरे साथ
बैठ गई। मेरे पास बैठकर बोली, आज मुझे बाजार जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, चाची मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। वह बोली, कोई बात नहीं, जो काम है वह कर लो, जब फ्री हो जाओगे तो आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपना चाय का कप टेबल पर रखा और मैं खड़ा हो गया। अच्छा तो चाची ठीक है, मैं चलता हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं बहाना करके वहां से रफू चक्कर हो गया। अपने घर जाकर चाची के बारे में सोचने लगा, आखिर चाची मुझसे चाहती क्या है? इस तरह की हरकतें मेरे साथ आखिर क्यों कर रही है? मैं तो उनके बेटे जैसा हूँ। फिर मैंने सोचा, अरे संतोष, कहीं तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? वह तो मुझसे सिर्फ अच्छे से बात करती है, मैं पता नहीं क्या गलत मतलब निकाल रहा हूँ। मैं कश्मकश में था कि अचानक मेरे कमरे में माँ आई और मुझे बाजार के लिए कोई काम बता दिया। कहने लगी, घर का कुछ सामान खत्म हो रहा है, जल्दी से तुम बाजार से मुझे सामान लाकर दे दो। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। अचानक ही चाची का फोन माँ के मोबाइल पर आ गया। चाची कहने लगी, मुझे बाजार में कुछ काम है, क्या आप संतोष को भेज सकती हो? इतने में ही माँ बोली, हाँ संतोष बाजार ही तो जा रहा है, तुम चाहो तो उसके साथ चली जाओ। चाची और माँ की बातें सुनकर मेरा तो सर चकराने लगा। मैं चाची के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मैं अपनी बाइक लेकर चाची के गेट पर गया। चाची पहले से ही तैयार खड़ी थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी उन्हें देखकर झूठी हंसी हंसने लगा। मैं बाइक स्टार्ट किया और चाची मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक घर से थोड़ा दूर पहुंची, चाची मुझसे चिपकने की कोशिश करने लगी। मैं बोला, चाची आप ठीक से बैठें। वो बोली, मुझे बाइक पर बहुत डर लगता है, इसलिए तुम्हें कसकर पकड़ रखा है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। पूरे रास्ते वह मुझे से इसी तरह चिपक कर बैठी रही। मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम मार्केट पहुंच गए। मैंने कहा, चाची आपको जो भी सामान लेना है ले लो, मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। जब आप सामान खरीद लो तो मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। वह बोली, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही सामान है, तुम जाओ मत, मेरे साथ ही रहो। मुझे मजबूरन उनके साथ रुकना पड़ा। वह एक कपड़े की दुकान पर गई और वहां से नाइटी खरीदने लगी और बार बार अपने ऊपर लगाकर दिखाती और मुझसे पूछती, देखो संतोष, ये मुझ पर कैसी लग रही है? मैंने कहा, चाची मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको जो अच्छी लगे ले लो। वह कहने लगी, क्यों, जब तुम्हारी शादी होगी तो अपनी बीवी के लिए नहीं लाओगे? मैं उनकी बातों को सुनकर खामोश हो गया। फिर उन्होंने रेड कलर की नाइटी पसंद की और उसे खरीद ली। मैंने कहा, चाची चाचा तो अब नहीं रहे, फिर आप ये पहनकर किसको दिखाओगी? वह बोली, चाचा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा क्या दिल नहीं है? मैं उनकी ये बात सुनकर थोड़ा मायूस हो गया और अपने आप को कोसने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने अपने घर का सामान भी खरीदा और मैं चाची को लेकर घर आ गया। शाम हो चुकी थी। माँ ने शाम का खाना भी तैयार कर लिया था। मैं खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अचानक चाची का फोन आया और वह बोली, संतोष क्या तुम घर आ सकते हो? मैंने बहाना बनाया, चाची मैं अभी खाना नहीं खाया हूँ और मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं कल आ जाऊंगा। वह बोली, कोई बात नहीं, तुम थक गए हो, आराम कर लो, कल आ जाना। मैं लेटते हुए चाची की बेटी नेहा के बारे में सोचने लगा। वह मुझे बहुत पसंद थी, शायद मैं उससे प्यार करने लगा था। मैं अपने मन ही मन में सोचने लगा कि नेहा जब अपने मामा के घर से आएगी तो मैं उससे सब कुछ बता दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। पता नहीं उसका जवाब क्या होगा। ये सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं अपने मोबाइल में चाची का गुड मॉर्निंग वाला मैसेज देखा। मैसेज पढ़ते ही मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, कहीं चाची मुझे बहाने से अपने घर ना बुला ले। मैं चाची से बहुत ज्यादा कतराने लगा था। मैं अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम में नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं तैयार होकर दोस्तों से मिलने का प्लान करने लगा। जैसे ही अपने दोस्त को फोन करने के लिए मोबाइल ऑन किया, चाची का 10 से 12 मिस कॉल
था। मैं जल्दी से अपने दोस्त को फ़ोन किया और फिर से दोबारा फ़ोन ऑफ करके अपनी जेब में डाल दिया। मैं अपने दोस्त के साथ सिनेमा हॉल फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखकर जब घर वापस आया तो माँ मुझे डांटने लगी। फिर बोली, मोबाइल क्यों ऑफ किया हुआ था? मैं कितनी बार कॉल की, तुझे पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तेरा? मैंने कहा, माँ शायद मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी, आपको कुछ काम था मुझसे। माँ बोली, मुझे कोई काम नहीं है। नेहा की माँ, तुम्हारी चाची तुम्हें बुला रही है। उसने कई बार मुझे कॉल किया, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी। मैंने अपनी माँ से बहाना बनाया कि माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी माँ कहने लगी, एक बार उनके घर जाकर पूछ तो क्या बात पता तेरी चाची को कोई ज़रूरी काम तो नहीं। मैं बोला, कल चला जाऊँगा माँ, अब मुझे सोना है। मेरी माँ मुझे समझाते हुए बोली, बेटा उनके पति नहीं है और बेटा भी बहुत दूर रहता है और उनकी बेटी भी अपने मामा के घर गई हुई है। वह बेचारी अकेली है, एक बार जाकर पूछ तो ले, शायद कोई ज़रूरी काम हो। मुझे अपनी माँ के आगे झुकना पड़ा और मैं चाची के घर चला गया। जैसे ही मैं चाची के घर की डोरबेल बजाई, चाची ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला। उन्हें देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। वह उसी रेड कलर की नाइटी को पहने हुए खड़ी थी और कहने लगी, अंदर आओ संतोष, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी। तुमने अपना फ़ोन क्यों स्विच ऑफ किया था? मैं बोला, चाची मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला, चाची आपको कोई ज़रूरी काम था मुझसे? वह बोली, नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है, बस मैं थोड़ी बोर हो रही थी इसलिए तुम्हें बुला रही थी। मैं बोला, अगर आप बोर हो रही थी तो मेरी माँ को बुला लेती, मेरा क्या काम आपके पास? वह बोली, क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय नहीं पी सकते? मैंने कहा, ठीक है पी लूँगा। वह थोड़ी ही देर में 2 कप चाय बना कर ले आई। मैं चाय का कप उठाकर धीरे धीरे अपनी चाय ख़त्म की। चाय पीने के बाद मुझे अजीब सा नशा होने लगा और मैं गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद जब मैं नींद से जागा तो चाची बाथरूम से नहाकर निकल रही थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था और मेरा पूरा बदन टूट रहा था। मैं बोला, चाची मैं कब से सोया हुआ हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें 3 घंटे हो गए। मैं बोला, तो फिर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? वह कहने लगी, तुम सोते हुए बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। चाची मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली कि संतोष तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं उनका हाथ झटक दिया और उठकर खड़ा हो गया। मैं गुस्से में उनसे बोला, चाची आप ये सब क्या बकवास कर रही हो? वह बोली, बकवास नहीं है, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैंने कहा, चाची आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। आप मेरी माँ के समान हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? इतना कहकर मैं गुस्से से अपने घर वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मेरा पूरा बदन दुख रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मेरे साथ हुआ क्या। मेरी माँ कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, इतनी देर क्यों लगाई तूने? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। पहले तो चाची के घर जाने का नाम नहीं ले रहा था और जब गया तो वहीं बस गया। चल जल्दी से खाना खा ले। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भूख नहीं है। मेरी भूख और प्यास सब उड़ चुकी थी। मैं बिना खाना खाए ही रात को सो गया। सुबह को जब मैं उठा तो मोबाइल में चाची का मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज को देखकर जी तो चाह रहा था कि अपने फोन को ही तोड़ दूं। अचानक माँ की आवाज आई, कहा, चल जल्दी नाश्ता कर ले, तूने रात को भी कुछ नहीं खाया। मैंने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। इतना कहकर मेरी माँ वापस चली गई। चाची ने मेरे फोन पर एक फोटो भेजा जिसमें मैं और चाची थे। फिर उन्होंने फोन किया और कहने लगी, अगर 10 मिनट में तुम मेरे घर नहीं आए तो ये फोटो मैं तुम्हारी माँ को भेज दूंगी। मैं बुरी तरह कांपने लगा। मुझे मजबूरन चाची के घर जाना पड़ा। मैं चाची से कहा, चाची आपने कल मुझे क्या खिलाया था?
चाय में मिलाकर वह कहने लगी, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा, तो फिर ये फोटो आपने कब ली थी? वह हंसने लगी और कहने लगी, जैसा मैं कहूंगी अब तुम वैसा ही करोगे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये फोटो तुम्हारी माँ को दिखा दूंगी। मैं बोला, चाची आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। वह बोली, तुम्हें जो समझना है समझो। तुम तो मेरी फीलिंग को समझ नहीं रहे थे, लेकिन अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। मैंने कहा, कभी नहीं, आपको जो करना है वह करो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारी हरकत के बारे में तुम्हारी बेटी नेहा को बताऊंगा। इतना कहकर मैं अपने घर आ गया। अगले दिन नेहा भी अपने मामा के घर से आ गई थी। मैंने सब कुछ नेहा को सच सच बताने का फैसला कर लिया। मैं जानता था कि अगर उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो वह मुझसे जिंदगी भर नफरत करेगी, लेकिन मैं नेहा से बहुत प्यार करता था और मैं उसे उसकी माँ का असली चेहरा दिखाना चाहता था। मैंने नेहा को फोन किया और उसे मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। थोड़ी ही देर में वह आ गई। उसके आते ही मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और फिर उसे वह फोटो भी दिखाई जो उसकी माँ ने मेरे साथ खींची थी। पहले तो नेहा मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब फोटो ध्यान से देखा तो उसमें मैं बेहोशी के हाल में पड़ा हुआ था। वह समझ गई कि शायद यह उसकी माँ की करतूत है। वह कहने लगी, संतोष मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी माँ की इस हरकत की वजह से। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी बात का यकीन किया, वही मेरे लिए सब कुछ है। इतना सुनकर वह जाने लगी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया। मैंने उससे कहा, नेहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह थोड़ी शर्माई और फिर मुझसे कहने लगी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कहने से डरती थी। उसके बाद नेहा बोली, हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं अपनी माँ के साथ और ज्यादा नहीं रह सकती। मुझे उस औरत से नफरत हो गई है। इतना सुनकर मैं नेहा को अपने गले से लगा लिया और फिर हमने जल्द ही शादी कर ली। दोस्तों, कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और कहानी में। मैडम जी, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विधवा होने के बाद आज मैंने पहली बार अपने से कम उम्र के लड़के को बहाने से बेडरूम में बुलाया था। ऐसी हालत में मुझे बेड पर लेटे हुए शर्म सी आ रही थी। हम दोनों की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन ये गलती मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जिसको बच्चा समझ रही थी वह तो मुझे विधवा हुए 10 साल गुजर चुके थे। तब से अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने पति की अचानक मौत के बाद उनका कारोबार संभालना और अपने एकलौते बेटे संदीप की परवरिश करने में ही लगी रहती थी। अपनी इच्छा के बारे में तो कभी सोचा ही ना था। इन्हीं दिनों हमारे पुराने नौकर ने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया तो दूसरे नौकर की जरूरत आ पड़ी। मैंने पुराने नौकर से कहा, तुम ही कोई भरोसे का आदमी ला दो जो आपकी जगह काम कर सके। राजू आया तो पहली नजर में मुझे अच्छा लगा। राजू को पुराने नौकर ही लेकर आया था। मैंने भी भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। वाकई वह बहुत नेक लड़का था। सुबह से शाम 6:30 तक मेरे बेटे संदीप के साथ ऑफिस में होता और रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता। मुझे उसके साथ लगाव हो गया था। मेरे जेठ यूके में कई सालों से थे। उन्हीं दिनों वह इंडिया आए और मेरे बेटे को कहा कि तुम मेरे पास यूके आ जाओ, बिजनेस में मास्टर कर लो। मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मेरा एक ही बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे दूर जाए। वह अपने पापा के बिजनेस को भी संभाले हुए था, मगर अपने ताया के बोलने पर यूके जाने के ख्वाब उसकी आंखों में बस गए और वह बिजनेस मेरे हवाले करके यूके चला गया। अब बेटे के बगैर और अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी तो वह नौकर राजू था। राजू भी
अपनी गरीबी और रिश्तेदारों से टूटा हुआ था, उसे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। जिस दिन मेरा बेटा लंदन रवाना हुआ, मैं खूब रोई थी। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी और कहा कि मैडम, आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। उसके इस शब्दों से मैं खुद को बेहतर महसूस किया। उस वक्त मुझे एहसास हो रहा था कि जिस बेटे के लिए उम्र के सुहाने दिन खो दी, उसको पाल पोस कर बड़ा किया, वही मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी बेटे की यादों में खोई हुई थी। आज मुझे जिंदगी की तमाम चीज याद आ रही थी। ऐसे में हमदर्दी के चंद लम्हों के लिए मेरा नौकर मेरे पास आ गया। उसकी नजरें मेरे उदास चेहरे पर थी। उसने मुझे दिल से दिलासा दिया। मेरे बेटे को गए 4 साल हो गए। 4 साल गुजारने के बाद अब मेरा नौकर एक जवान मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश हो गई कि मेरा गम बांट ले और हम खूब जी भरकर बातें करें, मगर मेरे और उसके बीच जो दूरी थी उसको खत्म करना उसकी बस की बात नहीं थी और ना मेरे बस की। वह नौकर था और मैं मालकिन। उस दिन के बाद मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी और वह भी पहले से ज्यादा मेरी बात मानने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं इस जिंदगी को छोड़कर एक बार फिर से नई जिंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इसी तरह के जीवन साथी की इच्छा करती, जो औरत की इज्जत करने के साथ उसके दिल की बातों को भी जानता हो। लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर मेरा जवान बेटा था और मेरी उम्र 42 साल थी। इस तरह की इच्छा करना सिर्फ सपना ही था। मेरी और राजू की उम्र में बहुत फर्क था। वह उम्र में मेरे बेटे के बराबर था। उसकी उम्र 20 साल थी। उसने मेरे हर गम में मेरा साथ दिया। उसके कारण मुझे वह एहसास मिला जो किसी भी औरत को उस वक्त डर का होता है जब वह अकेली और मजबूर बगैर सहारे की जिंदगी गुजार रही हो। अगर दौलत भी एक सहारा होता है, मगर ये इतना मजबूत सहारा नहीं होता। कभी कभी तो दौलत औरत को बहुत ज्यादा नखरे कर देती है। उन्हीं दिनों से मेरा नौकर राजू मेरा ज्यादा ख्याल रखा था और मेरे दिल में उसके लिए जो जज्बात पैदा हो रहे थे वो मेरी उम्र की औरत को शोभा नहीं देते थे। मैं तो एक बच्चे की माँ बनी और विधवा हो गई। मेरी मांगे और आरजू अधूरी रह गई, जबकि मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन फिर भी कभी कभी सोचती काश मेरी एक और औलाद होती, और कभी सोचती कि क्यों नहीं मैंने अपना घर बसाया था। आज मेरे आसपास मेरे अपने तो होते, और अब जब भी राजू हिसाब किताब देने आता है मेरे सामने बैठा होता, मेरी नीयत अजीब हो जाती। मैं किस तरह उसको अपनी नीयत बताती कि दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि क्यों विधवा को घर दोबारा बसा लेना अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि विधवा का शादी कर लेना कोई जुर्म नहीं, और मैं इन बातों से अच्छा महसूस नहीं किया करती थी। गुस्सा आता, ये क्यों ऐसी बातें मेरे सामने करते हैं। विधवा होना कोई जुर्म तो नहीं। मेरे पास दौलत, घर और औलाद सब कुछ है। मुझे किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं है। मगर अब लगता है कि औरत का जीवन साथी होना जरूरी है। एक दिन हम दोनों गाड़ी में सब्जी लेने मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के कारण रुकी तो एक भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दो, भूखा हूँ। मालिक आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 30 रुपए उसको दिए और कार आगे बढ़ा दी। मैं हैरानी से राजू की तरफ देखी, कुछ हैरान सा हो गया था। तभी उसकी हैरानी को दूर करने के लिए मैं बोली, कमाल है, कभी कभी भिखारी भी ना कैसी अनहोनी बातें कह देते हैं। अभी इस उम्र में भी कोई औरत शादी कर सकती है। क्यों नहीं मालकिन, आप किसी तरह भी ज्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि मैं आपसे उम्र में ज्यादा लगता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी का दरिया बहने लगा। मैंने
कहा इंसान को स्मार्ट बनना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। सुनो राजू, मगर तुम तो ऐसे काम में मगन हो गए हो कि अपने शरीर का भी तुम्हें होश नहीं रहा। कहने लगा तो मैंने कह दिया, लेकिन ये बात करके खुद ही शर्मिंदा हो गई। अब मुझे देखकर उसने मेरी नियत को दूर करना चाहा। मैडम सही है, आप वाकई अपनी उम्र से 14 वर्ष कम लगती हैं। बस रहने भी दो, तुम मुझे एक गलत फहमी में डाल रहे हो। मैडम मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप अभी भी बहुत खूबसूरत हैं, खुद से बेशक कम उम्र की लगती हैं। आपने जिंदगी में क्या देखा, आपको तो सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश और उनकी देखभाल की फिक्र रही। चाहे तो आप नई खुशियां हासिल कर सकती हैं। क्या कह रहे हो राजू? मैं हंस पड़ी। क्यों मुझे बहला रहे हो? नहीं, मैं अपनी औकात से आगे बढ़ गया था। फिर बोला, माफी चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। अपनी बेख्याली में क्या कह गया? ऐसी बात नहीं है, मगर तुम ही सोचो कि जबकि आज कम उम्र की लड़कियां घरों में बिन ब्याही बैठी हैं, मुझ जैसी अधेड़ उम्र विधवा से कौन शादी करेगा? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहने की गलती करूं? कहो। उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे आप पसंद हैं। अगर आप चाहो तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। कभी सोचा न था ऐसी फरमाइश मेरा नौकर करेगा, कभी मुझसे इतना बड़ी बात कह देगा। मैं एकदम खामोश हो गई। वह समझा मैं नाराज हो गई हूँ, तब उसको भी सांप सूंघ गया था। कुछ देर खामोशी के बाद उसने कहा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, आपसे ये बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद को संभाला, दिल की धड़कनों को काबू किया और कहा, मैं नाराज नहीं हूँ राजू, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी उम्र में बहुत हमदर्दी के तहत ऐसी जज्बाती बातें कही हैं, लेकिन जज्बाती फैसले पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। उसने मुझे मिन्नत करके कहा, लेकिन ये जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र का इतना फर्क है राजू की अब मैं बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं इस उम्र से भी आगे निकल चुकी हूँ, जबकि तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की ख्वाहिश करते हैं। आपकी औलाद है ना संदीप, और मैं जरूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। मुझे लगा कहीं ये मेरी दौलत पर नजर ना जमाए बैठा हो। इस उम्र में शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद को बर्बाद करना है। तो फिर मैं बोली, अच्छा तुम सोच लो, मैं भी सोच कर जवाब दूंगी। और मैं सख्त कश्मकश में थी। दिल कहता कि इस बात को मान लूं और दिमाग कहता नहीं। अब वक्त बीत गया, इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते, अच्छे अच्छे मर्द भी धोखा दिया करते हैं। उसके बाद काफी दिन हम दोनों चुप रहे और ये तूफान अंदर अंदर बढ़ रहा था। अब मैं रातों को सो ना सकी थी, दिल बार बार उसके कारण बेचैन था और प्यार बढ़ गया। घर में अब कौन था राजू के सिवा? उसको मेरी खिदमत करनी थी, डॉक्टर के पास ले जाना था और मेरी दवा लानी थी। उसने ये सब कुछ किया तो मैंने सोचा, वाकई अकेली औरत को किसी मजबूत सहारे की कितनी जरूरत होती है। मुझे भी राजू से मोहब्बत नहीं, मगर वह मेरी जरूरत बन गया है। उसने अपने साफ सुथरे जज्बात से ऐसी जगह बनाई थी कि दिमाग में उसको नौकर के बजाय अपना हम साथी समझना शुरू कर दिया। अब मैं हर दिन सोचती रहती, ज्यादा सोचने से मेरा वजूद भी जवाब दे गया। सर में दर्द रहने लगा। मैं बिजनेस के मामले से भी हाथ उठा लिया, सारी जिम्मेदारी राजू को दे दी थी। एक दिन सर में बहुत दर्द था और मैं अपने हाथों से अपना सर दबा रही थी कि राजू ऑफिस से आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। मेरे कमरे में आने की इजाजत मांगी। मैं भी कहा कि आ जाओ। मैंने कहा, यही मुझे फाइल दिखा दो, मगर मेरा सर दर्द से फट रहा है। वह कुर्सी लेकर मेरे पास आ गया, फाइल एक तरफ रख दी और बोला, क्या मैं आपका सर दबा दूं? फाइलें सुबह देख लेना। उसने मेरे मना करने के बावजूद मेरी पेशानी पर हाथ रखा और दबाने लगा। मुझे सुकून मिला।
बेशक मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि मैं पति की मौत के बाद कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और आज इज्जत की जिंदगी गुजार रही थी। कभी कभी कोई कमजोरी इंसान को अपने बस में कर लेती है। बस में आंखें बंद कर ली और यूं जाहिर किया जैसे कुछ होश ना हो। उस वक्त राजू ने भी जान लिया कि मैं क्या सोच रही हूँ। वह मेरे कमरे से चला गया। बोला, मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, मैं सुबह फाइल चेक करवा दूंगा। वह अगले दिन भी ना आया और ना उसके बाद वाले दिन। तभी मैंने उसको फोन किया। वह बोला, ऑफिस से आज आपके पास आ जाऊंगा। सोचा आप आराम कर रही हैं, मैं भी यहाँ व्यस्त हूँ। ऑफिस में काम ज्यादा है, उसके लिहाजा इस कदर शांत था कि मुझे लगा अब वह मेरे घर के काम छोड़कर चला जाएगा। उसको मेरे डर और परेशानी से अच्छी तरह पता था। शाम को वह आ गया। मुझसे कुछ फाइलें चेक करवाई, कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने थे, वह भी कर दिए। तब उसने कहा, मैडम आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अभी तक शायद आप इतने जरूरी फैसले से डरती हैं, शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं। कोई बात नहीं, हम भुला देते हैं कि हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई है। आप भी अपने आप को मजबूत रखें ताकि आपके बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े और बिजनेस पर पहले की तरह दिलचस्पी लें। मेरे बेटे संदीप ने काफी पैसे मंगवा लिए हैं। अब मैं और ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देने लगी। मेरे गम के बादल छट गए, मगर उसका ख्याल दिल से ना गया। ना चाहते हुए भी कह दिया कि मुझे राजू की जरूरत है। मेरे बेटे को ऊपर वाला सलामत रखे, मगर अब वह अपनी नई जिंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है मैं वाकई घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुमको इसमें घाटा होगा, जबकि मुझे नहीं। वह बोला, क्योंकि मैं सोच समझकर फैसला किया है तो ठीक है, मगर बेटे को कैसे कहूँ कि मैं इस उम्र में शादी कर रही हूँ। आप अपने जेठ को कहें, वह वही है जहाँ इस मामले में लोग और तरह सोचते हैं। वह जरूर आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत करके मैंने जेठ को फोन कर दिया और उनको अपने मसले बताए। वह बोले, आप जरूर शादी कर लें, संदीप को मैं संभाल लूंगा, लेकिन बिजनेस की मालकिन आप रहेंगी, किसी और को मालिक ना बनाएं, वरना अपने हाथ कटवा बैठेंगी। जेठ की इजाजत से मैंने राजू से शादी कर ली। उन्होंने बेटे को बाद में बता दिया, मगर इस बात पर राजी ना कर सके कि वह माँ की दूसरी शादी को स्वीकार कर लेता। वह बहुत नाराज हुआ और उसने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। कुछ साल बाद इंडिया आकर बिजनेस भी अपने नाम करवाया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात देकर सारी दौलत खुद ले गया। बेटे को बिजनेस संभालते देखकर भी मैं खुशी थी, मगर काश वह मुझसे राजी हो जाता, क्योंकि मेरी दौलत का लालच राजू को ना था। उसको एक और जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ये कदम उठाकर कि मैंने अपना बेटा जरूर खोया, मगर मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि राजू से मुझे कोई शिकायत नहीं। उसने वाकई उम्र के फर्क के बावजूद मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मेरा इतना ख्याल रखा, जरा भी तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन मेरा दिल उसकी इतनी सारी मोहब्बत पाकर भी खुश हो नहीं रहा, क्योंकि जिस बेटे को जवानी के सुनहरे दिनों को कुर्बान करके परवान चढ़ाया, मगर आज उसको मुझसे मिलना मंजूर नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने एक छोटे उम्र के लड़के से शादी करके सही किया या नहीं? दोस्तों, कहानी जरा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं 27 साल की पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मेरे पति दूसरे शहर में जॉब करते हैं। मैं अकेली ही रहती थी। एक दिन करीब 31 साल का एक आदमी मेरे पड़ोस में रहने आया। मैं दिन भर ड्यूटी करती, रात में वह अपनी पत्नी से छुपकर मेरे घर आता और रोज मेरे लिए खाना बना कर ले आता। एक रात वह मेरे घर पर
बोतल लेकर आया और पीने के बाद नशे में अपनी पत्नी के सामने मेरे साथ जो किया, मेरी रूह कांप उठी। मेरा नाम आलिया है, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, मैं 27 साल की हो चुकी हूँ। अब तक मुझे बच्चा नहीं हुआ है। मेरे ससुराल वाले इसका जिम्मेदार मुझे ही कहते हैं। मेरी शादी को 3 साल हो गए और मेरा ट्रांसफ़र एक ऐसे शहर में हो गया जो कि मेरे ससुराल से करीब 150 किलोमीटर दूर था। मेरे लिए रोज आना जाना संभव नहीं था। मैंने इस नए शहर में एक किराए पर घर ले लिया। जब मैं घर छोड़कर जा रही थी तो मेरी सास ने कहा, काम छोड़कर परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचती? मैंने कहा, कैसी बात कर रही हो माँ, पुलिस की जॉब में नहीं छोड़ सकती। मेरे पति का अपना बिजनेस था जो उसे छोड़कर वह मेरे साथ रहने को नहीं आ सकते थे, पर उन्होंने कहा तुम चली जाओ, हर रविवार को मैं चला आऊँगा तुमसे मिलने। हालांकि पुलिस की नौकरी में छुट्टी कहाँ मिलती है, हमारी नौकरी में आराम कहाँ, हर वक्त किसी न किसी केस को लेकर आगे रहते हैं। पर मैं यही सोच में डूब गई थी कि पति को छोड़कर मैं तन्हा कैसे दिन गुजारूंगी। मेरे पति महीने में 4 बार ही मुझसे मिलने आते थे और जब भी आते यह पूछते, तुम अकेले कैसे दिन बिता रही हो, तुम्हें कोई चाहने वाला तो नहीं मिल गया? मैं उसकी बात सुनकर गुस्से हो जाती थी, क्योंकि एक तो मैं अकेली थी, दूसरे हर वक्त मैं काम में ही लगी रहती थी। मेरे पास तो खुद की देखभाल करने का भी वक्त नहीं था। पर मेरे पति मुझसे फोन पर बात करते या घर पर आते हैं तो बस यही पूछते रहते, तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं? एक दिन मैंने कहा, दीपक तुम रोज मुझसे ये सवाल क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुमने तो मेरा काम देखा है, मुझे खुद का ध्यान रखने का भी वक्त नहीं मिलता। इस पर मेरे पति कहते, पहले तो मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर देता था, पर अब तुम अकेली हो। मैंने कहा, तुम मुझसे रोज मिलने आ जाया करो, 3 घंटे का ही तो रास्ता है, रोज रात को ही आ जाया करो। पर मेरे पति का कारोबार भी काफी बड़ा था और उन्हें वक्त भी नहीं मिल पाता था। मैं उन पर कभी दबाव नहीं डालती थी, वह तो मुझे फोन किया करते थे, मेरे पास तो कॉल करने का भी वक्त नहीं रहता था। इस पर मेरे पति ये कहते कि तुम तो मुझे भूल गई हो और इतने सालों से हमारा बच्चा भी नहीं हो रहा, जिस वजह से मैं काफी परेशान रहती थी। मेरी देवरानी को भी बच्चा हो गया है। मेरे पति कहते, जब ईश्वर चाहेगा तब गोद भर जाएगी। हम दोनों ने अपना चेकअप भी करवाया था, ऐसी कोई भी दिक्कत तो नहीं थी। न जाने फिर क्या वजह थी कि मैं मां नहीं बन पा रही थी और अब तो हम पति पत्नी दूर रहने लगे थे। एक दिन मेरे बगल में एक 31 साल का नौजवान रहने आया। वे देखने में काफी हट्टा कट्टा था, अपनी पत्नी और बेटी के साथ आया था। मेरे घर पर आकर वह मुझसे पीने का पानी मांगने लगा और कहा कि आज ही आया हूं और पानी की व्यवस्था नहीं कर पाया। मैंने उसकी बोतल में पानी भर दिया और कहा कि आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हो। वह मेरी तरफ देखने लगा और पूछने लगा, आपके घर पर कौन कौन है? मैंने कहा, मैं तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ। इस पर उसने पूछा, आपने शादी नहीं की? मैंने कहा, मेरे पति यहाँ नहीं दूसरे शहर में रहते हैं और मेरी यहाँ पोस्टिंग हो गई है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। इस पर वह बहुत खुश हुआ और कहा, वाह, तब तो हमारा इलाका सेफ है। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराने लगी थी। उस वक्त तो वह चला गया। उसके बाद से जब भी मुझसे मिलता हेलो हाय करता रहता और मेरी खैरियत लेता रहता। एक दिन उसने देख लिया कि मैं बाहर से खाना मंगवा रही हूँ। उस रात वो मेरे घर पर आ गया और पूछने लगा, आप घर पर खाना नहीं बनाती क्या? मैंने कहा, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं थक जाती हूँ, इसलिए ज्यादातर बाहर से ही ऑर्डर करके खाती हूँ। उसने कहा, इस तरह से तो आप बीमार हो जाएंगी। मुझे उसका साथ अच्छा लगता था, वह मुझ पर बहुत ध्यान देता था, मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखता था और मैं भी यहाँ अकेली और तन्हा थी तो मुझे भी एक दोस्त की जरूरत थी। ऐसे तो पुलिस में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर उनके साथ काम की ही बात चलती रहती है और मुझे रिलैक्स होने के लिए भी एक जगह चाहिए, जो कि इस आदमी सनी से बात करके मुझे होती थी। पर मुझे ये बात हैरत में डाल देती थी कि उसने अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन कभी मेरे साथ नहीं करवाया था। अपनी पत्नी को कभी भी घर से बाहर निकलने नहीं देता था। उसकी बेटी मुझे कभी कभी नजर आ जाती थी। पत्नी कभी
भी नजर नहीं आती थी। इतने दिन हो गए थे उनको आए हुए, लेकिन अपनी पत्नी को मेरे घर पर लेकर कभी नहीं आया। एक दो बार पत्नी से नजर मिली तो वह साड़ी पहने घूंघट डाल के रहती थी और ये बात मुझे बहुत चौंका रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आपने मुझे अपनी पत्नी से कभी नहीं मिलवाया। इस बात पे उसने कह दिया, मेरी पत्नी तो गंवार है, लोगों से ठीक से बोल नहीं पाती, इसलिए घर के अंदर ही रहती है। मैं उसका चेहरा देखते ही रह गई थी और ये सोच रही थी कि इतना स्मार्ट और हैंडसम आदमी एक गंवार औरत से शादी क्यों की। मुझे कभी कभी मन करता कि मैं उसके घर चली जाऊं, उसकी पत्नी से मिलूं, आखिर वह हमारी पड़ोसी है। पर मुझे इसका मौका कभी नहीं मिला और सनी अक्सर मेरे घर पर आने लगा। वह रोज रात को मेरे घर पर आ जाता और मेरे लिए खाना लेकर आता। तब मैं खाती थी तो वह मुझे बैठकर देखता रहता और मुझसे बात करता रहता था। खाना खत्म होने के बाद वह अपना बर्तन धोकर उसे लेकर चला जाता। वह मुझसे तरह तरह की बातें करता था, कभी एक्सरसाइज की तो कभी किसी शहर की, कभी आसपास की तो कभी कोई न्यूज़ की, और अक्सर मेरी खूबसूरती की तारीफ किया करता था। एक दिन उसने मुझसे पूछ लिया कि आपके बच्चे कितने हैं। उसके सवाल से मैं उदास हो गई और मैंने कहा कि मेरा अब तक बच्चा नहीं हो पाया और अब तो मेरे पति भी दूर रहने लगे हैं। उसने पूछा, फिर आप अपना अकेलापन कैसे दूर करती हो, आपकी भी तो अपनी जरूरत होगी ना। उसकी बात सुनकर मैं काफी घबरा गई थी। इस तरह का सवाल अब तक मुझसे किसी अनजान मर्द ने नहीं पूछा। मेरे पति अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं, पर मेरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग या मेरे आसपास के लोगों ने भी कभी ये सवाल नहीं किया, जबकि सबको मालूम है कि मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। आखिर इसके दिल में मेरे लिए क्या है, यही सोच में मैं पड़ गई थी। मैंने कहा, फिर चलिए एक दिन आपकी फैमिली और मैं मिलकर कहीं पिकनिक पर चलते हैं। ये बात को घुमाने के लिए कही थी। दरअसल मैं उसकी पत्नी को देखना चाहती थी। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि सनी अपनी पत्नी को छुपाकर रखता है। आसपास की कई औरतों ने मुझसे कहा कि जरूर कोई बात होगी। उसकी पत्नी जब घर पर अकेली रहती है तो दरवाजा तक नहीं खोलती। ये बात मुझे भी सोच में डाल देती है। आखिर वह अपनी पत्नी को ऐसे क्यों रखता है। मोहल्ले वाले ने उसकी बेटी से भी ये सवाल किया था तो बेटी चुप हो जाती और वह किसी से कुछ भी बात नहीं करती थी। मुझे शक होने लगा था, क्योंकि एक बार मुझे उसकी बेटी अकेले में मिल गई थी और मैंने उससे पूछा था, तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं। इस बात पे वह बिल्कुल चुप हो गई थी। मैंने उससे कहा, घबराओ मत, मैं अच्छी आंटी हूँ और पुलिस भी हूँ, बताओ। उसके चेहरे पे एक खौफ नजर आया। वह दौड़ती हुई अपने घर चली गई थी। एक दिन मेरे पति ने पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें कोई अच्छा लगता है या नहीं। मैंने अपने पति को सनी के बारे में बताया, पर मेरे पति इस बात को सुनकर जलने लगे। कहा कि तो तुमने अपना दिल सनी को दे दिया। मैंने कहा, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे उस आदमी पर शक होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं पुलिस वाली हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। कोई भी आदमी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मेरे पति सनी के बारे में पूछने लगे। उसकी पत्नी के बारे में बताया, जो कि हमेशा घर में ही बंद रहती थी, और उसकी बेटी जो बहुत ही डर के रहती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। मेरे पति ये बात सुनकर घबराने लगे। मैंने अपने पति को कहा, मुझे सनी अच्छा लगता है, पर मुझे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ गलत है और बस मैं इस राज का पर्दा उठाना चाहती हूँ। मेरे पति बोले, तुम एक पुलिस वाली ही रहोगी, कोई अच्छा भी लगे तो उससे भी रहस्य ढूंढती रहती हो। मैंने कहा, जल्दी से तुम यहाँ आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे अंदर भी रहस्य ढूंढ दूंगी। हम दोनों हंसने लगे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पति ये जानते हैं। मैंने कहा, कल ही आना पड़ेगा आपको। मेरे पति मुझसे मिलने आ गए। मैंने कहा, आप यहाँ एक दो दिन के लिए रुक जाइए और सनी की पत्नी और बेटी के बारे में पता लगाइए। मेरे पति रुक गए और उस दौरान
मुझे बहुत प्यार भी किया और कहने लगे, बताओ तुम्हें सनी पसंद है या मैं पसंद हूँ। मैं हंसने लगी और कहा, मुझे आप पसंद हो। मेरे पति 2 दिन के बाद वापस जाने लगे थे और उसने कहा, तुमने सही कहा, उसका परिवार एक रहस्य है। 2 दिनों में मैं उसकी बीवी को नहीं देख पाया और उसकी बेटी के चेहरे पे मुझे भी डर नजर आया। हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो और तुम्हारा शक सही हो। मेरे पति चले गए, लेकिन उस दिन मुझे मौका मिल गया सनी के घर के अंदर जाने का। सनी उस रात घर पर नहीं था। मैंने देखा सनी के घर का दरवाजा खुला हुआ है। मौका देखकर मैं उसके घर के अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो मैंने देखा ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी तो नहीं है। मुझे सच का पता लगाना पड़ेगा। मैं तुरंत वहां से निकल गई और सनी को कॉल किया। सनी ने मेरा फोन उठाया और कहा, क्या बात है? मैंने कहा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। उसने कहा, अच्छा तो तुम मुझे मिस करती हो? मैंने कहा, अभी अभी मेरे पति चले गए हैं और मैं अकेलापन महसूस करने लगी हूँ। कहाँ हो तुम और मुझे खाना देने क्यों नहीं आए? वह हंसने लगा और कहने लगा कि मैं बाहर किसी काम में बिजी हूँ। मैंने कहा, आज रात फ्री हो तो आओ ना, हम दोनों पार्टी करते हैं। वह हंसने लगा, कहने लगा, सच में मेरे साथ पार्टी करोगी? मैंने कहा, सच में पार्टी करूंगी पूरी रात। वह खुश हो गया और कहा, ठीक है, फिर मैं बोतल का इंतजाम भी करता हूँ। तुम पीती तो हो ना? मैंने कहा, जमकर। वो बोला, ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। फोन रखते ही मैंने अपने पति को कॉल किया और उससे कह दिया जो मैं करने जा रही थी। मेरे पति ने कहा, शराब के नशे में बहक मत जाना। मैं हंसने लगी और कहने लगी, आप हो ना संभालने के लिए। मैं सनी का इंतजार कर रही थी और एक खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस पहन ली थी। जब सनी कमरे के अंदर आया तो मुझे देखते ही रह गया और कहा, वाह, तुम बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। मेरे सामने खाना और शराब की बोतल रख दी। वो मेरे एकदम करीब बैठ गया। हम दोनों शराब पीने लगे और हंसी मजाक करने लगे। वह मेरे साथ छेड़खानी किए जा रहा था। कभी मेरे थाई पे हाथ रखता, कभी मेरी खुली कमर को अपने हाथों से टच करने लगता, कभी मेरा पेट, और मैं उसे शराब पिलाए जा रही थी। मैं सनी को नशे में चूर कर देना चाहती थी कि उसे कुछ होश ना रहे। वह मुझे अपनाने के लिए तड़प उठा और पीता चला गया। जैसे जैसे उसे नशा चढ़ रहा था वैसे वैसे मुझसे मोहब्बत दिखाने लगा और अपनी हसरतों को पूरा करने लगा। लेकिन एक पल उसकी हालत इतनी खराब हो गई। मैंने उससे कहा, अपनी बीवी को भी क्यों नहीं बुला लेते, सब मिलकर मज़े करेंगे। उसने कहा, वह मेरी बीवी नहीं है, वह तो मेरी पत्नी के मरने के बाद मैं उसे उठाकर ले आया और उसे जानवरों की तरह घर पर बांध कर रखता हूँ। उसके साथ हर रात गलत काम करता हूँ। कभी कभी मुझे होश नहीं रहता और अपनी बेटी के सामने ही मेरी बेटी भी बेचारी डरी सहमी सी रहती है। मैंने उससे कह दिया कि मोहल्ले में किसी के साथ बात किया तो तेरे साथ भी ऐसा करूंगा। सनी तो एक जानवर निकला। जब मैं उसके घर पर गई थी तो मैंने देख लिया था कि उसने एक औरत को बांध कर रखा हुआ था जिसे मैं उसकी पत्नी समझती थी। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। मैंने उसे खोल दिया था और उससे कहा था कि घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी, और वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगी थी। कहा, इस जानवर से मुझे बचा लो, मैं अब नहीं सह सकती। हर रोज ये मेरे साथ। इसे तो अपनी बेटी पर भी दया नहीं आती। एकदम पागल इंसान है और इसी ने अपनी पत्नी का खून भी किया है और फिर मुझे उठाकर शहर छोड़कर यहाँ पर छुपा बैठा है। मैंने पुलिस बुला ली थी। पुलिस ने आकर सनी को गिरफ्तार कर लिया। उस औरत का हमने बयान लिया। वह एक कॉल गर्ल थी, पर सनी ने उसके साथ जानवर जैसा सलूक किया था। हमने उस औरत को उसके घर पहुंचा दिया और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि सनी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया था। उसकी गंदी हरकतों की वजह से ही उसकी पत्नी और उसके बीच में झगड़ा होता था और वह अपनी पत्नी के साथ भी जोर जबरदस्ती करने लगा था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। बाद में वह अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गया था। उसकी 7 साल की मासूम बच्ची, जो कि अब अनाथ हो चुकी थी, उसे हमने गोद ले लिया और एक बच्चे की कमी जो मुझे और मेरे पति को सताती थी वह दूर हो गई। हमने
अपना घर शहर के बीच में ले लिया था जिससे कि हम तीनों साथ रह सके। अपनी सास को भी मैं अपने साथ लेकर आ गई थी। उसके 4 साल के बाद मुझे अपना बच्चा भी हुआ। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी और मैं अपने पति और बच्चे के साथ हमेशा खुश रही। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।